हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा लेक्चर। देखिए, पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फैराडे के प्रयोग और उसके साथ ही साथ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का इंट्रोडक्शन। चलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि जो पहला लेक्चर था उसमें थोड़ी सी साउंड क्वालिटी में दिक्कत आ गई थी। चलिए हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट फैराडे के प्रयोग क्या क्या थे। तो देखिए, बेसिकली फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट करे थे। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने एक कुंडली ली थी और साथ में ली थी एक चुंबक। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए ये एक कुंडली है और साथ में ये है एक चुंबक। अब इन्होंने 4 स्थितियां ली थी पहले प्रयोग में। पहली स्थिति में क्या था, कुंडली स्थिर थी, चुंबक जो थी वो कुंडली से दूर कहीं स्थिर थी, यानी कि दोनों स्थिर थे। ऐसी स्थिति में जब ये पहली स्थिति थी तो उसमें जो हमारी कुंडली है उस पर लगे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं था, यानी कि इस स्थिति में कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। दूसरी स्थिति में हमारी जो चुंबक थी इसको गतिशील करके हमने चुंबक की गति कराई और चुंबक को कुंडली के पास लेके आए। जैसे ही चुंबक कुंडली के पास आएगी तो हो क्या रहा था, गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आना शुरू हुआ था, यानी कुंडली में धारा प्रेरित होना शुरू हो गई थी। तीसरी स्थिति में कुंडली के पास ला करके चुंबक को रोक दिया गया। इस स्थिति में जब चुंबक की गति जो है हमारी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो उस स्थिति में जो कुंडली का गैल्वेनोमीटर है इसकी धारा का जो इसमें जो विक्षेप था वो शून्य हो गया, यानी कि कुंडली में बहने वाली धारा का मान शून्य हो गया। अब जो चौथी स्थिति थी उसमें क्या कर रहे थे, अब जो ये चुंबक है इसको कुंडली से दूर लेके जा रहे थे, तब भी गैल्वेनोमीटर की जो सुई थी उसमें विक्षेप आया, परंतु विपरीत दिशा में आया। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब देखो, इस पहले एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया, हमें इसमें ये समझ में आया कि जब एक कुंडली के पास किसी चुंबक को लेके जाया जा रहा था तब इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं, पहली स्थिति में फ्लक्स शून्य है, तीसरी स्थिति में फ्लक्स शून्य है, लेकिन जब दूसरी स्थिति में चुंबक को हम कुंडली के समीप लेके आ रहे थे तब फ्लक्स का मान बढ़ गया था, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो विक्षेप आया था दाईं ओर आया था। जो चौथी स्थिति थी उसमें हम क्या कर रहे थे, चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे थे, यानी कि चौथी स्थिति में जो फ्लक्स है वो कम हो गया था, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उसमें वामावर्त दिशा में विक्षेप आया था। तो यहाँ से पहले एक्सपेरिमेंट से हम ये भी कह सकते हैं कि फैराडे के पहले प्रयोग से हमें ये क्लियर हो चुका था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है दूसरी और चौथी स्थिति में, यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो हमारी कुंडली है इस पर एक बल लग रहा है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक धारा प्रभावित हो रही है। उस प्रवाहित धारा को हम कह रहे हैं प्रेरित विद्युत धारा, और इस पूरी की पूरी घटना को हम कह रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इतना क्लियर था। इसके बाद प्रयोग नंबर 2 पे आइए। प्रयोग नंबर 2 में फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि हमने 2 कुंडली ली हैं। अब कुंडली कुछ इस प्रकार से ली गई है कि एक कुंडली के अंदर दूसरी कुंडली को हम रख सकते हैं, यानी कि प्रविष्ट करा सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तब जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि जैसे ही आप पहली कुंडली को दूसरी कुंडली के अंदर डाल रहे हो तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, जब निकाल रहे हो तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, जब दोनों अलग अलग स्थिर रखी हुई हैं तब विक्षेप शून्य है, जब दोनों एक दूसरे के अंदर रखी गई हैं तब विक्षेप शून्य है। यानी कि दूसरी कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों कुंडलियां एक दूसरे के साथ गति कर रही हैं और आप एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं, तब उस समय पे जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन, यानी कि दूसरे प्रयोग से एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं। अब आइए तीसरे एक्सपेरिमेंट में। तीसरा एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्यों किया था, क्योंकि पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज़ साफ साफ देख ली थी कि क्या जब या तो कुंडली गति कर रही है या चुंबक गति कर रही है तभी क्या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी कि उनके मन में एक डाउट आया था भाई कि क्या सापेक्षिक गति के कारण ही ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। अब तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, दोनों कुंडलियों को स्थिर रखा। स्थिर रखने के बाद पहले उन्होंने क्या करा था, धारा के मान में परिवर्तन करा था। यानी 3 कंडीशन करी थी तीसरे प्रयोग में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। ये लेक्चर में चूंकि मुझे आगे का कवर अप कराना है तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए कि उसमें 3 कंडीशन हो रही थी। पहली कंडीशन में जब आप प्लग ऑन ऑफ कर रहे थे तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था। दूसरी कंडीशन में जब प्रतिरोध का मान चेंज कर रहे थे तो धारा का मान परिवर्तन हो रहा था, तब विक्षेप आ रहा था। और तीसरी कंडीशन में जब हम क्या कर रहे थे, धारा की दिशा परिवर्तित कर रहे थे तब विक्षेप आ रहा था। तो उन तीनों कंडीशनों के निष्कर्ष के आधार पर फैराडे ने 2 नियम प्रस्तुत करे थे, जिन्हें हम कहते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम।
जिसमें से जो पहला नियम है वो बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है, उसका कारण हमें बताता है। और दूसरा बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे बस वही थ्योरी लिखी हुई है कि प्रथम प्रयोगों से, द्वितीय प्रयोगों से और तृतीय प्रयोगों से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना आराम से। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के फैराडे के नियम समझते हैं। तो चलिए अभी पढ़ते हैं फैराडे के नियम। देखिए फैराडे के नियम पढ़ने से पहले ना आपकी स्क्रीन पर आपको 2 डायग्राम दिखाई दिए होंगे। अब दोनों डायग्राम में देखो बेसिकली अंतर समझो। अंतर सिर्फ इतना है, जैसा कि मैंने अभी आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। यानी कि अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तब जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो ज़्यादा होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है तब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का जो मान है वो कम होगा। इसी का एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों डायग्राम आप देख लीजिए। देखिए पहली स्थिति में यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वैद्युत चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, इनकी संख्या कम है, और दूसरी स्थिति में यही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी संख्या अधिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहली स्थिति में जो फ्लक्स है उसका मान कम होगा और दूसरी स्थिति में जो फ्लक्स है उसका मान अधिक होगा। तो चलिए इसके बाद अब शुरू करते हैं भाई अपने फैराडे के नियम। तो आइए फाइनली पढ़ते हैं फैराडे के नियम। फैराडे का पहला नियम क्या है? देखिए फैराडे का पहला नियम हमें बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न क्यों होता है। तो इसका कुछ नहीं है, ये तो आप हमें पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरी थ्योरी में और पूरे प्रैक्टिकल में हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना कि ये जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये केवल तब तक ही उत्पन्न होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। एक्सपेरिमेंट पहला उठा लो, दूसरा उठा लो या तीसरा उठा लो। अगर कुंडली का बटन आप ऑन ऑफ कर रहे थे यानी कि उसके मान में आप परिवर्तन कर रहे थे चुंबकीय फ्लक्स के, तभी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे थे तब ये उत्पन्न नहीं हो रहा था। यानी कि ये ढीठ किस्म की प्रवृत्ति का इंसान है। अगर आप इसमें चेंज करते रहोगे तब ये भाई साहब उत्पन्न होते रहेंगे, और अगर आप चेंज करना बंद कर दोगे तब ये भाई साहब भी शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से तो हमें पता चल गया पहला नियम जो बताता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण बताता है, जो कि इसने बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस बल के कारण एक धारा उत्पन्न होगी जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये तब तक होगा जब तक उसके मान में परिवर्तन जारी रहेगा। अच्छा दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम कुछ और नहीं कहता, दूसरा नियम बस इसी को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया। यानी कि जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स में जो होने वाला परिवर्तन है उसकी दर के समानुपाती होता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो फाई होता है इसके मान में परिवर्तन डेल्टा फाई है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। मतलब कुछ नहीं है, देखो इस पहले स्टेटमेंट को ना मैथमेटिकल रूप में उन्होंने दूसरे नियम में प्रस्तुत कर दिया। तो जैसे कि हमें पता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब हमें पता है जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट के। अब सभी पद्धतियों में प्रयोगों से इस के का जो मान होता है ना, सभी पद्धतियों में प्रयोगों से इस के का जो मान होता है वो भैया मेरे लाल 1 के बराबर होता है, यानी के बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से मैं ई बराबर कह सकता हूँ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये एक बात बताओ, ये तो हमने यहाँ पे तो फेरों की बात ही नहीं करी, हमने सिंगल कुंडली की बात करी है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों तब। अगर कुंडली में n फेरे होंगे तो ध्यान से सुनना, अगर कुंडली में एक फेरा है तो एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स जा रहा होगा, उसमें परिवर्तन हो रहा होगा, उसके कारण धारा उत्पन्न हो रही होगी। अगर 2 फेरे हैं तो दोनों में परिवर्तन हो रहा होगा, उनके कारण धारा उत्पन्न हो रही होगी। इसी प्रकार से अगर कुंडली में n फेरे हैं तो n के n में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, यानी कि उन n के n फेरों के कारण हमारे पास जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही होगी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं यदि कुंडली में n फेरे हैं तब प्रत्येक फेरे के कारण धारा प्रेरित हो रही होगी, धारा प्रेरित हो रही होगी। अतः जो उत्पन्न हुआ ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये बराबर हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के, इक्वेशन नंबर 3।
तो ये है भाई हमारे फैराडे के नियम, जिसमें पहला नियम है कि कैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और दूसरा नियम ये है उसका परिमाण कितना होता है। तो विद्युत वाहक बल का परिमाण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, और अगर उसमें जितने फेरे हैं तो इंटू में उतने फेरे। तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो भाई फैराडे साहब ने बता दिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, फैराडे साहब ने बता दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में, और फैराडे साहब ने ये भी बता दिया कि देखो जी प्रेरित धारा होती है, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन बात आती है कि अगर ये धारा और बल है तो इसकी दिशा भी तो होगी। तो फैराडे के इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए लेंज नामक एक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं लेंज का नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को निकालने के लिए ही एक नियम प्रस्तुत किया था। अब लेंज के नियम के अनुसार लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात इसको समझाया उन्होंने कैसे करके, अर्थात इसको ध्यान से समझिएगा। अर्थात यदि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, यानी प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं मूल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होंगी। यानी कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने बताया कि यदि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही धारा उत्पन्न हो रही है, तो इन्होंने बताया कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, यानी कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है चुंबकीय बल रेखाओं की उत्पत्ति के कारण ही हो रही है। तब दो प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, एक तो वो हो गई जो इस परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण थी, और दूसरी चुंबकीय बल रेखाएं वो हो गई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण है। तब इन्होंने बताया कि यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो उत्पन्न हुई वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि जो इनकी दिशा है, उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो जो हमारी पहले वाली चुंबकीय बल रेखाएं थी, यानी कि मूल चुंबकीय बल रेखाएं थी जो कि चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र के कारण थी, उनकी दिशा के विपरीत होगी। अब दूसरी स्थिति में इन्होंने इसका उल्टा बताया था कि यदि मान लो चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है, तब उनकी जो दिशा है दोनों की वो एक ही दिशा में होगी। अब यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस चित्र को देखिए ध्यान से, तो ये फैराडे के पहले प्रयोग का दूसरी स्थिति हमने उठाई है। अब इस स्थिति में क्या बताया गया है? इस स्थिति में बताया गया है कि यदि हमने एक कुंडली को स्थिर रखा है और चुंबक का एन ध्रुव हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तब होगा क्या, जैसे ही हम इसका एन ध्रुव इसके पास लेके आ जाएंगे तो इस एन ध्रुव के यानी कि इस चुंबक की गति के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि कुंडली में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई में दक्षिणावर्त विक्षेप आया है। ठीक है, अच्छा अब देखो जब हम इसको कंटिन्यू लेके आए तो होगा क्या, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना प्रभावी होगा कि जो हमारी कुंडली का ये इसके समीप वाला सिरा है ना, ध्यान से समझना इस बात को, ये हम चुंबक को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो ये वाला जो सिरा है ना, समीप वाला कुंडली का जो समीप वाला सिरा है, ये इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रभावी होगा कि जो समीप वाला सिरा है, अगर ये हमारा एन ध्रुव है तो ये वाला एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। आप ध्यान से समझे क्या बताया मैंने बताया कि अगर चुंबक का ये वाला हिस्सा जो कुंडली के समीप जा रहा है, अगर वो उत्तरी ध्रुव है और जो कुंडली है उसका जो ये समीप वाला हिस्सा है जो चुंबक के समीप आ रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल होगा कि ये जो समीप वाला ध्रुव एन है, इसके कारण जो कुंडली का जो ये वाला ध्रुव है ना, ये भी एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और हमें पता है चुंबक के समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो चूंकि यो एन पोल है और कुंडली का जो ये हिस्सा है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है इसी चुंबकत्व के कारण ये भी एन पोल की भांति कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों को पास लेके आओगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो उत्पन्न होने वाला ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है, इसकी दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। अब एक बात बताओ, इस कुंडली में धारा इसी चुंबक के एन सिरे के कारण तो उत्पन्न हो रही है, और जब इसको हम और पास ला रहे हैं तो ये खुद एन पोल बन गया, और इसके एन पोल बनने के कारण क्या कर रहा है, ये प्रतिकर्षण कर रहा है, तो ये कर रहा है ना उसी कारण का विरोध। अब जैसे मान लो हम इसका उलट करके लग देते हैं, हम इसका एस ध्रुव को इसके पास लेके आ रहे हैं कुंडली के, तो जब हम एस पोल को कुंडली के पास लेके आएंगे
तो अब ये जो कुंडली के समीप वाला हिस्सा है ये एस पोल की भांति यानी कि दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो ये फिर से वही, जब हम इसको पास लेके आएंगे इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल भी उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम इसको ज्यादा समीप में लेके आएंगे ना, तो ये जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल है, ये उसका समीप वाला सिरा है, यो भी दक्षिणी ध्रुव बन चुका होगा। दक्षिणी ध्रुव आपस में करेंगे प्रतिकर्षण, यानी कि ये जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल है और प्रेरित धारा है, ये सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि चित्र में देखिए, आप चित्र देखिए कि चित्र में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना दर्शाई गई है। जब कुंडली के समीप में चुंबक का एन सिरा लेके आते हैं, तब कुंडली में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में दाईं ओर विक्षेप आ रहा है। फलस्वरूप कुंडली का वह सिरा जो एन ध्रुव के समीप है, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। कुंडली के सिरे पर उत्पन्न यह उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप आने का विरोध करता है। समझ में आ गई आपको बात, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसी प्रकार यदि दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा तो वह दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तथा दक्षिणी ध्रुव के समीप आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अब देखते हैं भाई आगे। तो देखिए भाई, हमने समझा कि जब हम कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो चुंबक का चुंबकत्व तो कुंडली पे इतना ज्यादा लगता है कि चुंबक के जिस ध्रुव को हम कुंडली के समीप लेके आते हैं, कुंडली के समीप वाला जो हिस्सा होता है वो उसी ध्रुव का कार्य करने लगता है। अगर आप उत्तरी ध्रुव को ला रहे हो तो ये हिस्सा उत्तरी ध्रुव का कार्य करेगा, अगर आप दक्षिणी ध्रुव को ला रहे हो तो ये हिस्सा दक्षिणी ध्रुव का कार्य करेगा। यानी कि अब जब हमने पढ़ा है कि अगर दोनों जो ध्रुव हैं, यानी कि ये हिस्सा दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये भी दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक के जो समान ध्रुव है वो करते हैं प्रतिकर्षण, यानी कि जो कुंडली है वो इस चुंबक के पास आने का क्या करेगी, विरोध करेगी। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को इससे दूर लेके जाएं, अब होगा क्या, जैसे ही आप इस चुंबक को इससे दूर लेके जाओगे तो कुंडली में होने वाली धारा के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। यानी कि जब हम उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे थे तब कुंडली में धारा बह रही थी वामावर्त दिशा में, जब हम उत्तरी ध्रुव को दूर लेके जाएंगे तब कुंडली में धारा बहने लगेगी दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब इस परिवर्तन के कारण जो ये पास वाला हिस्सा पहले उत्तरी ध्रुव बन चुका था, अब वो परिवर्तित होकर के दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और अगर पहले वो दक्षिणी ध्रुव था तो परिवर्तित होकर के उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक का ये सिरा तो उत्तरी था ही, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण। अब देखो कंडीशन ध्यान से, जब ये पास आ रहे थे तब हो रहा था प्रतिकर्षण, अब जब ये दूर जा रहे हैं तो चुंबक के जो ध्रुव, ये जो चुंबक है इसका ध्रुव था N, और जो हमारी कुंडली है इसका ध्रुव हो चुका होगा S। अब ये हो गए विपरीत, तो विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। अब आकर्षित का क्या मतलब है कि ये इस कारण का विरोध करेंगे कि ये नहीं चाहेगा कि जो चुंबक है उससे दूर जाए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों स्थिति में, जब चुंबक इसके पास आ रही है तो जब चुंबक इससे दूर जा रही है, तो जो ये हमारा उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखी हुई है कि इसके विपरीत यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं तब कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहने लगती है, यानी कि धारा की दिशा जो है वो पलट जाती है। फलस्वरूप चुंबक की ओर वाला जो सिरा होता है वो अब दक्षिणी ध्रुव का कार्य करने लगेगा और चुंबक के दूर जाने का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कंडीशन क्या है भाई, विरोध ही कर रहा, दोनों स्थिति में विरोध कर रहा। पास आ रही है तो सेम वही वाला ध्रुव बनना, तो इसलिए विरोध कर रहा है प्रतिकर्षण के कारण, और जब दूर जा रही है तो विपरीत हो जा रहा है, तो वो आकर्षित कर रहा, तो वो दूर जाने का विरोध कर रहा। यानी कहने का मतलब है कि ये इतना ढीठ प्राणी है कि ये उसी कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हम कह सकते हैं कि फैराडे के नियम के कारण, फैराडे के नियम से हम प्रेरित हुए इस विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी कि उसका मान निकालते हैं, और लेंज के नियम के कारण हम इसकी दिशा निकालते हैं। तो अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें तो फॉर्मूला देखो, ई का क्या था, ई का था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब जब हम इसको मिला देंगे तो बस एक फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, वो है माइनस। इधर ही जो एन वाला है उसमें भी एक माइनस ऐड हो जाएगा, जो कि माइनस दिखा रहा है कि प्रेरित ये विद्युत भाग बल उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। देखो यहाँ डायग्राम्स में भी वही चीजें दिखाई गई हैं जो कि मैंने आपको करके दिखाई कि कुंडली के पास में जब चुंबक आ रही है तो प्रतिकर्षण, क्यों, क्योंकि दोनों ध्रुव समान हो गए। कुंडली से चुंबक जब दूर जा रही है विरोध हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई विरोध, क्योंकि भैया अब हो रहा है इन दोनों के बीच में आकर्षण। ठीक है, तो ये है भैया लेंज का नियम। तो अब पढ़ेंगे हम इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
तो लेंज के नियम के बाद अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम सेम वैसे ही है जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था। बस एक अंतर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो क्या है? अंतर ये है कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो है हमारा प्रेरित धाराओं के लिए, और जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वो है हमारी जो वास्तविक धाराएं हैं उनके लिए। बस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनका अंतर है। यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है वो कौन सी धाराओं के लिए है? वो है प्रेरित धाराओं पर लगेगा, और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो लगेगा वास्तविक धाराओं पर। अब देखो हमने लेंज का नियम पढ़ लिया है प्रेरित धारा के लिए, प्रेरित धारा की दिशा के लिए लेंज का नियम पढ़ लिया है, लेकिन हम प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान रखना, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है प्रेरित धारा के लिए वो तभी लगता है जब किसी सीधे चालक की बात करेगा आपसे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सीधे चालक में प्रेरित धारा की बात करेगा तब उसकी दिशा को निकालने के लिए हम जो नियम प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चलिए अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की स्टेटमेंट क्या है। तो लिखा हुआ है कि जब कोई सीधा चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है तब चालक में उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा, कौन सी धारा उत्पन्न हो रही है भाई? प्रेरित धारा। ठीक है, उत्पन्न होने वाली धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, उसके बगल वाली उंगली तथा मध्यमा उंगली या बीच वाली उंगली को इस प्रकार से फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देख पा रहे हो आप, मेरा हाथ भी देख लीजिए और साथ में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम इस प्रकार से फैलाएं तब जो ये हमारा अंगूठा है जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है ये दिखा रहा है हमारे चालक की गति की दिशा, और जो ये हमारी इसके पास वाली उंगली है ये दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो हमारी बीच वाली उंगली है ये वाली ये दिखा रही है इसमें बहने वाली प्रेरित धारा या इसमें उत्पन्न हुई प्रेरित धारा की दिशा। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। नीचे बस वही लाइन लिखी हुई है कि लेंज के नियम की सहायता से हम किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, परंतु फ्लेमिंग के नियम की सहायता से हम सीधे चालक की बात करेगा, सिर्फ सीधे चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो एक अंतर बहुत अच्छे से याद रखना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो वास्तविक धाराओं के लिए है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो प्रेरित धाराओं के लिए है। बस उसमें अंतर यही है, उसमें भी यही चीजें दिखाई गई हैं कि ये बल होता है, बाएं हाथ के नियम में ये चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये बहने वाली धारा। बस याद रखना वहां पे बाएं हाथ के नियम में जो धारा होती है वास्तविक होती है, और दाएं हाथ के नियम में जो बहने वाली धारा होती है वो प्रेरित होती है। ठीक है, तो ये है भाई हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बाद आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है गतिक विद्युत वाहक बल। अब देखो विद्युत वाहक बल तो हमें पता ही है, ये गतिक के लगा हुआ है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है कि जब कोई सीधा चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है। ध्यान से सुनना, एक लाइन, क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है। क्या कर रहा है वो? गति कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स जब गति करेगा तब इस समय पर जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। चूंकि वो गति कर रहा है इसीलिए इसका नाम है गतिक विद्युत वाहक बल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरकत्व। अब देखो प्रेरकत्व होता क्या है, तो आपने देखो हमने पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसा हो जाने से क्या होता है, उस परिपथ या उस कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाता है, यानी इस चुंबकीय फ्लक्स का मान अन्य कारकों के साथ साथ उस परिपथ में बहने वाली धारा के भी समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती होता है बहने वाली धारा आई के। यदि कुंडली में n फेरे हो तो n इंटू फाई समानुपाती होगा इस आई के। जब समानुपाती हटेगा तो बराबर के साथ एक स्थिरांक आता है। यहाँ k बराबर समानुपाती स्थिरांक है। इसी स्थिरांक को हम कुंडली का प्रेरकत्व भी कहते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है और 1 हेनरी बराबर होता है 1 वेबर प्रति एम्पियर के। तो ये है बच्चों प्रेरकत्व और गतिक विद्युत वाहक बल। अब देखिए आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम प्रेरकत्व से आगे को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आएगा अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण,
इनके गुणांक आएंगे, इनमें संबंध आएगा। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा इसका थर्ड लेक्चर। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियोज़ और बाकी सारी सीरीज़ आपको कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्रैक स्टडी।